हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो कि आपका बीपीएससी द्वारा हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी यह दिया गया था 23 मार्च 1931 को। जी हाँ दोस्तों, किस सन को? 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी दे दिया गया था। और किस मामले में फांसी दिया गया था? तो 1928 में जो लाहौर षड्यंत्र मामला हुआ था उसमें जो है कि जिसमें कि सैंडर्स की हत्या हो गई थी, उस मामले में इन लोगों को पकड़ा जाता है और इनको फांसी दे दी जाती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें नौजवान भारत सभा की तो इसकी जो स्थापना करने वाले थे वह आपके सरदार भगत सिंह थे। जी हाँ दोस्तों, सरदार भगत सिंह ने जो है वह नौजवान भारत सभा की स्थापना किए थे। तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें गदर पार्टी की तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वह आपके जो थे वह लाला हरदयाल थे। जी हाँ दोस्तों, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। इस समय क्या हुआ था कि जब 19वीं शताब्दी आई थी तो 19वीं शताब्दी के अंत तक जो है वह बहुत से लोग जो है कि भारतीय अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए थे। और 1 नवंबर 1913 ईस्वी में ही जो है अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। और इस पार्टी को जो है कि गदर आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। तो यह इम्पॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि गदर पार्टी का मुख्यालय था। तो गदर पार्टी के अगर हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका अभी बताया सेंट फ्रांसिस्को में था जो कि अमेरिका में है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 1914 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने किया था। तो देखिए, अगर हम बात करें कि वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में जो स्थापना किए थे उसको किसने किया था। तो वह किए थे चंपाकरण पिल्ले ने। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था? चंपाकरण पिल्लई ने जो है वह आपका 1914 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किए थे। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। तो देखिए, अगर हम बात करें ताना भगत आंदोलन के साथ कौन सी जनजाति जुड़ी हुई है तो वह आपकी ओरांव जनजाति है। जी हाँ दोस्तों, ताना भगत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद छोटा नागपुर में इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय जो है कि छोटा नागपुर आपका बिहार में ही था। और इस आंदोलन को ओराव जनजाति के जतरा भगत हो गए, बलराम भगत हो गए और देवमेनिया भगत हो गए। तो इन लोगों ने मिल करके इसमें नेतृत्व किया था और तो इसका जो है कि आंदोलन शुरू किया था। तो इसको आप याद रखिएगा। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो ओराव जनजाति के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो देखिए, अगर हम बात करें मंगल पांडे की तो 1857 के विद्रोह में पहली गोली इन्होंने बैरकपुर में चलाई थी। जी हाँ दोस्तों, बैरकपुर में जो है कि इन्होंने जो है कि गोली चलाई थी 29 मार्च 1857 ईस्वी को। यह 34वीं रेजिमेंट में थे और बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह के लिए आह्वान किया था। और मंगल पांडे ने जो है वह एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉक की हत्या कर दी थी और मेजर सार्जेंट जो है ह्यूरसन को गोली मार दी थी, जिसको जो है कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था।
तो इनको आप याद रखिएगा। मंगल पांडे ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें सबसे पहले क्रांति की शुरुआत इन्होंने ही किया था। और इन्होंने क्या किया था कि 29 मार्च 1857 को जो है कि वहाँ पर विद्रोह कर दिया था बैरकपुर में, और जो वहाँ पर लेफ्टिनेंट बाग था उसकी हत्या कर दी थी, और मेजर सर्जेंट था उसको जो है कि इन्होंने गोली मार दी थी, जिसके बाद इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है जो है कि आपके कुंवर सिंह जो थे या कहाँ से जो है कि 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किए थे, तो वह आपके बिहार के जो है वह आपके जगदीशपुर से उन्होंने विद्रोह किया था। वहीं पर बात करें अगर हम झांसी की रानी की, तो इन्होंने कहाँ से किया था विद्रोह, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बेगम हजरत महल ने जो है वह लखनऊ से किया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो 1857 का जो विद्रोह है इसको शुरू करने वाले सबसे पहले जो है वह सिपाही ही थे। जी हाँ दोस्तों, सिपाहियों ने ही सबसे पहले इस विद्रोह को शुरू किया था। अगला प्रश्न आपका है कि 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो देखिए 1857 के विद्रोह का जो प्रशासनिक परिमाण था वह आपका क्या था, तो वह था ईस्ट इंडिया कंपनी में से ब्रिटिश साम्राज्य को। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश साम्राज्य से जो है वह आपका 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम था, जिसमें शक्ति का अंतरण था। तो इसको आप याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा जो है वह पारित कानून द्वारा जो है वह शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिया जाता है, और इसके पूर्व भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी, और अब शासन का भार जो है वह एक ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था, उसको दे दिया गया था। और उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल भी नियुक्त की गई थी। तो यही जो है कि 1857 का विद्रोह का परिणाम था, जिसमें जो है कि कंपनी से जो है कि अधिकार को लेकर के वह ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया गया था। सिंपल भाषा में इस तरह समझ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आपको आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न दोस्तों है कि बहादुर शाह था। तो देखिए अगर हम बात करें बहादुर शाह के बारे में, तो बहादुर शाह क्या थे, तो बहादुर शाह जो थे वह अंतिम मुगल शासक थे। जी हाँ दोस्तों, अंतिम मुगल शासक जो है कि बहादुर शाह जफर थे। इनको आप याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के दौरान जो है इनको पकड़ करके रंगून भेज दिया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। 1857 की क्रांति में जो है वह बहादुर शाह जफर ने जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे, जिससे जो है कि अंग्रेज गुस्सा जाते हैं और इनको पकड़ के रंगून की जेल में डाल देते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था वह आपका लॉर्ड कैनिंग था। जी हाँ दोस्तों, कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ने जो है वह 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताइए। तो देखिए यहाँ से आपको सही क्रम में बताना है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था यह जो है कि इसका सही क्रम कहाँ है। तो देखिए अगर हम सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले आपका बैरकपुर में हुआ था। अभी हमने बताया था सिपाही विद्रोह था, तो सबसे पहले बैरकपुर हो जाएगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन किस में आपका दिख रहा है, तो डी वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस यही सही हो जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में ऑप्शन ई भी होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं कि पहले आपका बैरकपुर में हुआ था, फिर उसके बाद आपका जो दूसरा विद्रोह हुआ था वह आपका मेरठ में हुआ था, फिर तीसरा विद्रोह जो है वह आपका कहाँ पर हुआ था, तो वह आपका जो है कि दिल्ली में हुआ था, और चौथा आपका झांसी में हुआ था।
तो 4231 हो जाएगा। तो डी वाला विकल्प आपका सही है, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो कानपुर के गदर का जो नेतृत्व करने वाले थे वह आपके कौन थे, तो वह नाना साहेब थे। जी हाँ दोस्तों, 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेजों से छीन लिया था और यहाँ पर जो है वह नाना साहेब ने जो है कि गदर का नेतृत्व किया था। तो इसको आप याद रखेंगे। जो विद्रोह हुआ था 1857 में 5 जून को, उसमें कानपुर से अंग्रेज़ों को मतलब भगा दिए थे और अंग्रेज़ों को अपने अधिकार में नाना साहब ने ले लिया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नाना साहब का दूसरा नाम क्या था। तो देखिए, अगर हम बात करें नाना साहब का दूसरा नाम की, तो नाना साहब का जो दूसरा नाम था वह आपका धोंधू पंत था। जी हाँ दोस्तों, क्या था, तो धोंधू पंत जो है नाना साहब का दूसरा नाम था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की थी। तो देखिए, अगर हम बात करें ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर से अपनी प्रभुसत्ता अपने ऊपर कब ले लिया था, तो यह लिया था 1858 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, जब भारत में 1857 की क्रांति होती है तो उससे जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा हिल जाती है और उसके बाद क्या करती है कि जो कंपनी के हाथ में अधिकार था उन सभी अधिकार को अपने हाथ में ले लेती है और सत्ता जो है वह ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाएगी, ऐसा जो है कि वह पारित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। तो 1 नवंबर 1858 को कहाँ पर घोषित किया गया था, तो यह आपका घोषित किया गया था इलाहाबाद में। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद में जो है कि 1 नवंबर 1858 को जो है वह इलाहाबाद के मिंटो पार्क में इसको पढ़ा गया था और जो है कि महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा यह किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। काफ़ी मेहनत के बाद यह क्वेश्चंस को ढूंढते हैं और क्वेश्चन का फिर आंसर वगैरह ढूंढने में टाइम लगता है। तो इसलिए आप जो है कि इसको ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, जब तक आपका TRE 4 एग्ज़ाम आएगा तब तक जो है कि हम हर एक सब्जेक्ट का, चाहे साइंस हो गया, चाहे आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, चाहे आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया या अर्थव्यवस्था हो गई, सभी के जो है कि हज़ार क्वेश्चन, 2-2 हज़ार क्वेश्चन करवा देंगे। और दोस्तों, अगर आप इतना प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपका एक प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तो देखिए, अगर हम बात करें तो 1857 के संघर्ष में अंग्रेजों के विरुद्ध भाग नहीं लिया था, वह आपका हो जाएगा टीपू सुल्तान। जी हाँ दोस्तों, टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। इसके अलावा तात्या तोपे हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गए, नाना साहब हो गए, यह सभी लोगों ने जो है वह आपका भाग लिया था। तो इसको याद रखिएगा। और टीपू सुल्तान ने तो 1799 ईस्वी में जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें जो है कि इसने भाग लिया था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करें 1857 के गदर से संबंधित कौन नहीं है, तो वह आपके हो जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद आपके संबंधित नहीं हैं। बाकी नाना साहब भी हैं जो कि कानपुर से लड़े थे, मंगल पांडे हो जाएंगे जो कि बैरकपुर से आपका लड़े थे, और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से लड़ी थी, तो झांसी से इन्होंने जो है कि अपना विद्रोह शुरू किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था।
तो देखिए अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी घटना थी जो कि इंग्लैंड के सम्राट ने भारतीय प्रशासन को अपने अधीन करने के लिए प्रेरित किया था, तो वह आपका था सिपाहियों का विद्रोह। जी हाँ दोस्तों, सिपाहियों का विद्रोह को देख करके ही जो है वह जो है कि अपने अधीन जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वह भारत के प्रशासन व्यवस्था को अपने अधीन कर लिया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है कि 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो 1877 की अगर हम बात करें तो इंपीरियल दरबार में जो है हाथ से काती हुई खादी का वस्त्र पहनकर जो जाने वाले थे वह जीवी जोशी थे। जी हाँ दोस्तों, जीवी जोशी जो जिनको कि आपका वसुदेव जोशी बोला जाता है, गणेश वसुदेवन जोशी बोला जाता है, तो यह जो थे वह हाथ से काती हुई खादी पहनकर जो है वह 1877 के इंपीरियल दरबार में गए थे। तो इनको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह सभी प्रश्न जो हम करवा रहे हैं वह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई। तो देखिए भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए जो अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने वाला था वह आपका था लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है वह वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू किया और घोषणा की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्ट से स्वीकृत प्राप्त हो जाने पर इसी व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा और डायरेक्टरों की स्वीकृति मिलने के बाद जो है वह 22 मार्च 1793 ईस्वी में 10 वर्षीय प्रबंध अस्थायी कर दिया गया था। भू राजस्व की यही व्यवस्था इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है। तो इसको आप याद रखेंगे। स्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था। अगला है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो देखिए अगर हम बात करें रैयतवाड़ी प्रणाली की तो इसकी जो शुरुआत करने वाला था वह थॉमस मुनरो था। जी हाँ दोस्तों, थॉमस मुनरो ने जो है वह मद्रास में 1820 से 1827 तक गवर्नर रहा था और उन्होंने कुल उपज का तीसरा भाग जो है वह भूमि कर का आधान मानकर रैयतवाड़ी पद्धति को जो है वह मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया था और मुर्रो की व्यवस्था लगभग 30 वर्ष तक चली थी। तो इसको आप याद रखिएगा। थॉमस मुर्रो ने कहाँ पर लागू किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। और कितना जो है कि देना था? तो इसमें जो है कि जितनी भी पैदावार होती थी उसका जो है कि तीसरा भाग दे देना होता था। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? तो देखिए दोस्तों वही प्रश्न आपका रिपीट हुआ है कि मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो जो थॉमस मुर्रो था इसने ही रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था मद्रास में। अगला प्रश्न आपका है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो देखिए अगर हम बात करें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो वह आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? वह था वॉरेन हेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वह बंगाल का गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सेम प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है वह वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो दोस्तों आज हमने यह टॉप 25 क्वेश्चन लिया था जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं और बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में कई बार यह पूछा गया प्रश्न है। तो इसलिए इन सबको तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न जरूर आएगा। और दोस्तों यह सीरीज हम चला रहे हैं टीआरई 4 के लिए क्योंकि इसमें हम लगभग आपको 1000 से लेकर के 2000 प्रश्न करवाएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम होगा।
और अगर आप इतना प्रश्न कर लेते हैं तो गारंटी है कि आधुनिक इतिहास हो गया तो उससे एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। और दोस्तों इसी तरह हम साइंस का भी करवाएंगे 1000 से 2000 प्रश्न। साथ ही में जो है कि आपका भूगोल हो गया, उसके अलावा आपका जो यह हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, भारतीय संविधान हो गया, तो सभी सब्जेक्ट का हम करवा देंगे। 1 to 5 के लिए पढ़ रहे हों या 6 to 8 के लिए या 9 to 12 के लिए, सबके लिए यह इम्पॉर्टेंट क्लास है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।